स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। पहले विकास, फिर मजहब और अब जाति कार्ड। पीएम बनने के सबसे प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहते। यूपी में जाति कार्ड खेलकर मोदी ने वोट बटोरने का एक और दांव भी चल दिया। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। नीच राजनीति करने के प्रियंका गांधी के आरोप का नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मोदी ने इसे अपनी पिछड़ी जाति की पृष्ठभूमि से जोड़ दिया और साथ ही एक पहलू यह भी कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अब वो भी हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे की आंखों में देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसके क्या मायने हैं, इस सब पर होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है विशेषज्ञों का खास पैनल। सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया; पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन, द हिंद ग्रुप; विभाकर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी; अदिति फडणीस जी का इंतजार है, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, हमारे साथ चर्चा में होंगी। और लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका बहुत स्वागत है। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी ने वोट के लिए ये जाति कार्ड खेला है। और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी सबको आता हुआ दिख रहे हैं कि मोदी सारे कार्ड खेल रहे हैं और ये देखकर मोदी को रोकने के लिए क्या कौन कौन साथ आ सकता है, क्या ममता और लेफ्ट भी साथ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी पर एक और दांव चला। इस बार मोदी का अंदाज कुछ अलग था। निशाने पर प्रियंका के साथ मोदी की नजर वोट बैंक पर थी। विकास के नारे से शुरू हुआ मोदी का चुनावी सफर मजहब से होते हुए जाति तक पहुंच गया। मोदी और प्रियंका के बीच शुरू हुई जुबानी जंग का सिलसिला भले ही थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बार प्रियंका के हमले के जवाब में मोदी ने जाति कार्ड खेलकर भावनाओं को भुनाने की कोशिश की है। मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? अमेठी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की रैली के बाद यूपी का सियासी पारा और चढ़ गया। नीच राजनीति शब्द का इस्तेमाल प्रियंका ने किया, लेकिन मोदी ने इस पर चुनावी रंग चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मां बेटे की सरकार कितना ही गठबंधन क्यों न कर ले, कितना ही गठबंधन क्यों न कर ले, देश की जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। मोदी गुजरात मॉडल के विकास को लेकर चुनावी दंगल में कूदे थे। इसे राजनीति की मजबूरी समझें या फिर मोदी की सियासी चाल। समय के साथ साथ मोदी के विकास का रथ मजहब तक पहुंचा और फिर उस यूपी से जाति का कार्ड खेला गया जहां इसे लेकर पार्टियां इस सूबे की सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। लेकिन मोदी राज्य नहीं देश जीतने निकले हैं और क्या ये कार्ड उनकी गाड़ी को 7 RCR तक भी दौड़ा सकता है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अब थोड़ा सा पीछे का एक यहां पर जोड़ना होगा कि किस बात पे ये कहा। प्रियंका ने कहा था जब राजीव गांधी पर कमेंट किया अमेठी में मोदी ने कि राजीव गांधी ने रुला दिया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो प्रियंका ने कहा कि घटिया राजनीति करते हैं और नीच राजनीति करते हैं और हर बूथ से अमेठी की जनता इसका जवाब देगी। और मोदी ने कहा कि नीच जाति में पैदा होना, निचली जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कहा क्यों ऐसा? विभाकर, आपसे समझना चाहेंगे। वैसे तो हम सब हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या इसका यह भी मतलब हो सकता है कि घटिया राजनीति या नीच राजनीति का मतलब निचली जाति में पैदा होने से, जो मोदी बता रहे हैं? देखिए, एक चीज तो आपको मान के चलना होगा कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। ऐसा नहीं हुआ है कि एकाएक आके उन्होंने ये बात बोल दी है। हम लोग हमेशा बात करते हैं और जो शुरुआत में जो ये बात कही है कि ये विकास से शुरू हुआ मामला कैसे धीरे धीरे जाति तक पहुंच गया। सच्चाई यही है कि विकास की बात तो वहीं से हुई थी। विकास के मुद्दे पर कभी किसी की तरफ से, ये एक भारतीय के नाते मेरा एक आरोप है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी उनका जवाब कोई एक सॉलिड विकास की बात से नहीं किया। आपने तो आप जाति का कार्ड नहीं, लेकिन हम निचली और नीच, इसमें क्या संदर्भ है? ये शब्दों का हम अपने तरफ से जो आकलन कर रहे हैं, हम वहां पे नहीं है। लेकिन जो नीची जाति कही जाती है, आपने कहा नीची,
उन्होंने बात पकड़ा। राजनीति। यहाँ पे हमने ये बात सुनी है, यहीं पे कई लोगों ने कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर यहाँ पे हम पूर्णिमा जी मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप ये जाहिर हो जाता है कि किसने ये बात हमेशा कही है। लेकिन फैसल साहब, मुझे जितना समझ में आ रहा है, उस दिन वो बेटी वाली बात उठी थी कि बेटी, उन्होंने कहा बेटी के समान, उन्होंने कह दिया कि मैं तो सिर्फ मेरे पिताजी का नाम राजीव गांधी है। इस पर जब वो क्लिप सामने आई तो उसमें यह कहा गया था कि अगर एक बेटी अपनी मां के लिए प्रचार करती है और एक बहन अपने भाई के लिए प्रचार करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और इसको मतलब उन्होंने कहा कुछ और था और वो फैला किसी और तरीके से था। शायद प्रियंका ने जो कहा है, उन्होंने खुद रैली नहीं देखी हो, किसी उनके इन्फॉर्मर ने उनको ये जाकर बताया हो कि देखिए जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप नीचों की राजनीति करते हैं, और वहां से संदर्भ लेकर उन्होंने ये कह दिया हो कि क्या ऐसा गुनाह है। क्या ये भी हो रहा होगा, कहीं कम्युनिकेशन गलत तरीके से भी पहुंच रहा है? जितने निपुण पॉलिटिशियन हैं नरेंद्र मोदी जी, इसकी संभावना कम है कि उन्होंने सुनी सुनाई पे की होगी। उनका जो दिन की जो शुरुआत होती है, जो हम लोगों को बताया गया, चूंकि अभी मैं गया था गांधीनगर, तो ये हर चीज की, हर क्लिपिंग्स को, हर चीज को उनके सामने रखा जाता है। जो नहीं देख पाते हैं उसका प्रिंट आउट ला करके रखा जाता है, सारी चीज देखते हैं। एक चीज आपको दिनेश कहूंगा कि ये इलेक्शन इस बार का इस माने में भी बहुत हिस्टोरिकल है कि इस बार कहीं ना कहीं ये इलेक्शन इन डिस्परेशन हो रहा है। सारे लोग डेस्परेट हैं, जो जीतने का दावा कर रहे हैं वो भी डेस्परेट हैं, जो नहीं जीत रहे हैं वो भी डेस्परेट हैं, जो लोग आप अभी बात कर रहे थे लेफ्ट की और इसकी ममता की, वो भी डेस्परेट है। डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी को नीच और नीचता में फर्क नहीं समझ में आया हो। पेटी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उसको नीचता से जोड़ा गया। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि डेस्परेशन झलक रहा है नरेंद्र मोदी का कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद चंद सीटों से कहीं कोई मामला अटक जाए। दूसरी बात ये कि बहुत सधे हुए वो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन, उनको ये अंदाजा है कि अभी जो यूपी का फेज होने वाला है इलेक्शन में, उसमें जिन लोगों के से जोड़ रहे हैं इस चुनाव को, वो बहुत अहम है और वहां से 25 से लेकर के 30 सीटें अभी बाकी हैं। तो उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी का ट्रेडिशनल, एक मिनट अलका जी, बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, अपर कास्ट वोट बैंक, वो उनके साथ कंसोलिडेट हो गया, उनको मिल रहा है। ये जो एडिशनल वोट उनको चाहिए, उसके लिए भी ये सोची समझी चीज है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रियंका को भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था। जब इस तरह का इलेक्शन है तो आप अगर इल्जाम लगाइएगा, जो विभाकर बात कर रहे थे, कि उसकी एक पृष्ठभूमि भी है कि चाय बेचने वाला कहा, ये कहा, वो कहा। बिल्कुल, तो, लेकिन आज भी जैसे राहुल गांधी ने एक जगह कहा कि चौकीदार चोरी भी कर लेता है, इस तरह की बातें हो रही है कि चौकीदार, तो ये सब यूज हो रहे हैं इस तरह की बात। लेकिन इसको इक्वेट करना, और इक्वेट करने के पीछे जो आप दो चीजें बता रहे हैं कि डेस्परेशन, क्या ये डेस्परेशन है? अरविंद, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी इस बातचीत में। आप लगातार, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब ये इस मोड़ पे आके जब एक कार्ड विकास का शुरू किया और विकास पुरुष के नाम पे आए, जब नेशनल राजनीति में वो आए, उसके बाद फिर वो मजहब पे आ गए, अब जाके उन्होंने जाति कार्ड भी खेल दिया और इतने डेस्परेशन में खेला कि उन्होंने नीच राजनीति और निचली जाति को में पैदा हुआ क्या गुनाह है, इस सब को जोड़ दिया। क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी डेस्परेशन? क्यों? क्या उन्हें भी लगता है कि मोदी लहर कहीं काम नहीं कर रही? उन्हें खुद ऐसा लगता है? देखिए, ये रियल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन चल रहा है, स्टेक्स बहुत बड़े हैं। और पहले भी मैंने इसी कार्यक्रम में ये बात कही है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन का आज भी यही सच है कि लगभग 85% वोट स्ट्रक्चर्ड है, वो कास्ट और कम्युनिटी लाइंस पर डिवाइडेड है। और यहां पर मोदी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर एक कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी उनको एक मौका देती हैं और लगातार हमें दिख रहा है कि हर छोटे से मौके को उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज किया है। किसी ने चाय वाला कहा, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में चाय की दुकानें लगा दी। प्रियंका गांधी ने नीच वर्ड यूज किया, उनको एक बहुत बैठी बैठाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। ये उनका एक शूट मैनेजमेंट और इलेक्शन कैंपेन को अपनी तरफ मोड़ने की जो काबिलियत है, उसको निश्चित तौर पर दर्शाता है। ये निश्चित तौर पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है और स्ट्रैटेजिकली यूज किया है। नहीं, लेकिन अगर इससे आपने कहा कि वो जो स्ट्रक्चर्ड वोट है, अगर असल में सेंधमारी उसमें हो रही है, तो पूर्णिमा जी इससे क्या उनका वो ऑडियंस इसका मैसेज ले लेता है और उनके फेवर में चला जाता है? देखिए, एक इंग्लिश में वर्ड है स्पिन डॉक्टर।
स्पिन डॉक्टर वो होता है जो कि किसी भी बात को किसी भी तरफ घुमा के उसका मतलब अगर वो उत्तर की तरफ जाता होगा तो वो दक्षिण की तरफ ले जा सकता है। और हमें सबको पता है मोदी जी इस विधा के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो स्पिन डॉक्टरिंग उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये हम नहीं मान के चल सकते हैं कि उनको नीच एंड नीची में फर्क नहीं पता, अच्छे से पता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीच राजनीति, जो कि पेटी पॉलिटिक्स अगर ट्रांसलेट करें तो पेटी पॉलिटिक्स से मतलब था प्रियंका का, उसको उन्होंने तुरंत नीची जातों से जोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कल फेज होने वाला है चुनाव का, उसमें बैकवर्ड कास्ट के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, वो वोट डालने जा रहे हैं। तो कहीं से उनको ये एक जरूर मन में आया होगा कि वो शायद इनके साथ जुड़ जाए। लास्ट मोमेंट में एक होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी भावना को इतना उत्तेजित कर दो कि फिर वो भावना में बह के काम करे, शायद ये कोशिश है मोदी जी की। लेकिन इस मौके पर जो आप कह रहे हैं इस फेज में चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस के बहुत वोट होंगे, क्या इस एक बयान पे बैकवर्ड क्लास प्रभावित होकर अपना वोट डालेगी? देखें अभी हम देखते हैं कि मायावती 10% भी अगर हो गया तो उनका थोड़ा मतलब पूरा हो जाएगा। वो एक अलग बहस का विषय है कि 10% को भी ये बात समझ में आएगी कि ऐसा बयान देने पर कि होता है। लेकिन देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास की जो अपने आप को मसीहा कहती है मायावती, मोदी ने उनका क्या कहना है बताते हैं दर्शकों को, यहाँ बताते चले कि मोदी ने प्रियंका पर पलटवार किया तो दलितों की नेता मायावती ने मोदी पर कैसे सवाल दागे। यदि ये पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो इनको अपनी जाति बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? इनको बताना चाहिए कि वो किस जाति से पिछड़े वर्ग में है, वो नाई है या वो कुशवा है या फिर वो पाल है। बीजेपी पार्टी से ये बात जरूर पूछना चाहती हूं कि आज तक इस पार्टी ने खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हितों के लिए क्या किया है। ये विभाकर साहब, ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की अगर जरूरत पता चल रही है मायावती को, मतलब ये कि वो 10% वाली सेंध का डर है इनको। दरअसल देखिए, एक तो नीची जाति का जहां तक अगर उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो नीची का अर्थ उत्तर भारत में खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखेंगे तो नीची जाति का मतलब दलित जातियों की बात होती है। और अगर बैकवर्ड्स में भी अगर आप देखते हैं तो मोस्ट बैकवर्ड जिनको कहा जाता है, क्रीमी लेयर के नीचे वाले जो लोग हैं, उनकी बात होती है। और दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि 33 सीट में वो करने जा रही है। ये दरअसल बीएसपी का गढ़ है, निश्चित तौर से ये बीएसपी का गढ़ है। और ये इनकी जो परेशानी जो है जिसकी वजह से ये बोल रही है, ये शायद उसी चीज को लेके है। और रही बात की जिस आप राजनीति की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में देख लें हम कैसे करते हैं। हम एनालाइज खुद करने की कोशिश करते हैं और सारे नेता जो भी पार्टियां, पहले तो पार्टियां जो है सो जाति के आधार पे वही उनका वोट बैंक के तौर पे होता है। हम एनालाइज करते हैं मुस्लिम और यादव इनके साथ है, ये यादव का वोट बैंक है, ये दलित का वोट बैंक है। और टिकट देने के बाद कहते हैं हमने 19 मुसलमान को दे दिया, हमने इतने ब्राह्मण को दे दिया, हमने इतने दलित को दे दिया, हमने इतने वो कर दिया। ये सारी पार्टियां करती हैं और आप लगातार इसी चीज को कर रहे हैं। साथ में एक और बात होती है, देखिए आप जो जाति की बात करें, क्यों ये उठता है। अगर एक व्यक्ति का सीट यहां से उठा के वहां कर दिया गया, चर्चा होने लगी, ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए। अगर एक को टिकट नहीं दिया, पार्टी छोड़ के चले गए, तो राजस्थान में राजपूत उनसे नाराज हो गए। तो जाति को कौन लेकर आ रहा है, बीच में कौन लेकर आ रहा है? छोटा सा कमेंट में ऐड कर दूं। अगर आपकी इजाजत हो पूर्णिमा जी, एक बार हमको अरविंद साहब के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। अरविंद साहब, ये क्या विभाकर साहब के कहने का मतलब यह है कि अगर जाति इलेक्शन के समय विमर्श बनती है तो उसका जिम्मेदार खुद वोटर है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सच देखिए, लगभग 21-22% एससी कम्युनिटी है, लगभग 47-48% ओबीसी जिसको हम एक ग्रुप कह रहे हैं, 18% के आसपास माइनॉरिटीज हैं और बाकी सवर्ण है। सबसे छोटा वर्ग सवर्ण है। तो ये जो खास तौर पे ओबीसी और एससी, ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। सरकार यही बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो पास में सरकारें बनती रही हैं, आप किसी भी सत्रप को देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, चाहे बीएसपी को देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, मोटे तौर पर सरकार इसी राजनीति के अराउंड बनी है। और अब मोदी उसी राजनीति को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास में इन पार्टीज ने नहीं किया है, लेकिन शायद मोदी ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेकअप है, ये उत्तर प्रदेश की रियलिटी है। और बिना इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए सरकार बनाने में दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी। अभी हमारी राजनीति में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है।
आज भी 85% वोट लगभग वो इसी स्ट्रक्चर्ड कास्ट और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल, ये बात हम बार बार करते हैं, लेकिन अब जो सीट्स जाने वाली है उनमें बैकवर्ड क्लास ज्यादा है, ये भी माना। लेकिन अभी अदिति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। अदिति जी, यहाँ ये बात हो रही है कि इस पे आने तक 52 पत्ते अगर हैं ताश में, तो क्यों ना राजनीति में हर कोई हर पत्ता खेल दे अपनी तरफ से। तो जो कास्ट कार्ड है वो भी मोदी ने खेल दिया है। लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें कि अब इस वक्त जबकि 2 ही फेज बचे हैं, इस वक्त क्यों? इसका इस्तेमाल फिर पहले भी हो सकता था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ती चली जा रही है और रिजल्ट का इंतजार ज्यादा आतुर होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक इससे हम क्या सीखेंगे, प्रियंका गांधी इस पूरे चुनाव से क्या सबक सीख के जाएंगी। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। वो कहना चाहती थी निकृष्ट स्तर की राजनीति और कह गई नीच। अब नीच का एक खास तात्पर्य है हमारे समाज में, तो मोदी जी ने उसका फायदा उठाया। सच बात तो ये है। तो अनजाने में मतलब एक तरह से उनको एक तुरुप मिल गया और उन्होंने, जैसा आपने ताश के पत्तों का मुहावरा दिया, तो वो उन्होंने फेंका सामने। क्या ये इसीलिए फैसल साहब इस देश में लोगों के इशू नहीं बनते? जिन इश्यूज पर सड़कों पर लोगों को हम इकट्ठा होते देखते हैं, वो निर्भया के मसले में सिक्योरिटी का मुद्दा हो, महिलाओं के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, आते हैं चर्चा में, लेकिन असल में ये मुद्दे हैं जो चुनाव में छाए रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है तो कोई भी मुद्दे, चाहे वो डेवलपमेंट का हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या सोशल इश्यूज हो, वो सारे गॉन हो जाते हैं। हर आदमी उस पर मौन है, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बात किस चीज पे हो रही है? हम लोग भी स्टूडियो में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं कि नीच और नीचता का फर्क मोदी जी नहीं समझ पाए। प्रियंका गांधी नीच वर्ड का जो यूसेज है वो सही नहीं समझ पाई। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि भाषा का स्तर इतना ज्यादा गिरा है और इस तरह के इल्जामात एक दूसरे पर लगे हैं और जिस तरह से जात पात का कार्ड खेला जा रहा है, इसके लिए भी ये इलेक्शन जो है याद रखा जाएगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि क्या 25 सीट पर होने वाले वो जो बीएसपी के गढ़ पे जो इलेक्शन हो रहा है, क्या उस पर वोटर इन्फ्लुएंस होगा? जो बात पूर्णिमा कह रही थी, कुछ लोग जो फेंस सीटर होते हैं, जो जज्बाती होते हैं, उनको शायद ये बारीकी नहीं समझ में आया कि इसमें स्पिन डॉक्ट्रिन हुई है और ये मोदी जी ने इसके साथ खिलवाड़ किया है और प्रियंका गांधी इनोसेंट, शायद कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए। लेकिन वोटर का एक चीज ये भी दिख रहा था कि बीएसपी के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसमें सेंध लग चुकी थी, उसको और बड़ा करने के लिए मोदी जी ने ये हथियार उठाया। अब इससे मैं थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं, हमने देखा मायावती क्या कह रही है। अब ये जो 10% की बात हम कर रहे हैं कि इनको ये प्रभावित फेंस सीटर होते हैं जो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मायावती ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती पे ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए मायावती से बड़ा कोई इस वक्त नहीं है हमेशा से दलित की राजनीति में। अब इन लोगों को मायावती के जो मैसेज दिया कि अगर नीच जाति के हैं, निचली जाति के हैं, तो बताए ना कौन सी जाति के हैं। क्या इन 10% जो 1 मिनट के लिए उधर गए होंगे वापस कुछ और सोचेंगे? नहीं अलका जी, पहले तो एक बात आपने अभी पहले कहा था कि ये अगर जाति पे ही थी तो ये पहले क्यों नहीं आया? तो ये तो मोदी जी जाति का कार्ड शुरू से खेल रहे हैं। किसको इतने सालों तक पता था कि मोदी जी बैकवर्ड कास्ट के हैं? एटलीस्ट हमें तो नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टरियल नॉमिनी डिक्लेयर हुए, उन्होंने सबसे पहले जो अनाउंसमेंट की वो ये कि मैं बैकवर्ड कास्ट का हूं, मैं चाय बेचता था। ये कितने लोगों को मालूम था कि वो चाय बेचते थे? तो ये सारी चीजें उन्होंने एक बैकग्राउंड उस वक्त तैयार कर ली जैसे ही इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत हुई। दूसरा, मायावती का जहां तक सवाल है, मायावती ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लास्ट मोमेंट में आके, तो एक डर उनके मन में जरूर है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है। कल जो सीटें वहां यूपी में जा रही हैं चुनाव में, वहां पे बीएसपी का अच्छा खासा वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और इस इलेक्शन में अपर कास्ट के साथ अगर थोड़ा परसेंट भी 2-3% भी स्विंग हो जाता है बैकवर्ड एंड दलित वोटों का, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इस चीज को मायावती से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में, पिछले लोकसभा इलेक्शन में अलका जी, हमें याद रखना होगा कि बीएसपी को परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिले थे, सीटें कम हुई थी। एसपी को उनसे कम परसेंट ऑफ वोट मिला था, सीटें उनकी ज्यादा थी। तो 1% का स्विंग भी यहां पे ड्रामेटिक डिफरेंस ला सकता है रिजल्ट में। और शायद मायावती ने इस चीज को पकड़ लिया और इसी वजह से इस वक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती हैं, लेकिन इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया और तुरंत आके क्लैरिफाई किया। हम दूसरी बार देख रहे हैं, ये पिछले दौर का जो इलेक्शन था, जिस दिन मोदी जी ने हाथ में कमल लेकर बातें कह दी थी और बखेड़ा हुआ था, उसके ऐन पहले मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें
उनकी डेस्परेशन साफ दिखाई दे रही थी। आज के इस बयान के बाद मायावती सामने आई और उन्होंने ये कहा ये तो हमने देखा, लेकिन क्या वाकई मायावती को ये लग रहा है कि उनकी जमीन हिली हुई है और क्या उनके वोटर्स बड़ी तादाद में छिटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं? देखिए, इन पार्टियों को खास करके अगर मायावती और मुलायम सिंह यादव, इनका स्टेक सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है। वो जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा अगर करेंगे भी तो अगर 21 सीट पिछली बार या 20 सीट थी तो उसको बढ़ा के 25 ले जाएंगे। दौड़ उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है कि हम में से कौन दूसरा होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो आज से 3 साल बाद ही सही होगा, विधानसभा के चुनाव, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। अगर इतने सारे 2 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें उन मुद्दों को लेकर अगर मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार से नाराजगी लोगों को दिखती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट हो या कुछ हो, उसके बावजूद अगर बेहतर एरिथमेटिक, कास्ट एरिथमेटिक अगर वो कर पाने में सफल होते हैं और कम्युनिटी का वोट, अगर किसी खास कम्युनिटी का वोट भी वो अपने पास जोड़ पाते हैं, जो कि मायावती की तरफ जाते हुए कायदे से दिखने चाहिए थे उन इलाकों में जहां पे ऑलरेडी वोट हो चुका है, तो उनकी बौखलाहट की वजह समझ में आती है। और निशाने पे मुलायम नहीं है, निशाने पे कांग्रेस नहीं है, निशाने पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और मैं इससे एक थोड़ी सी बात, जो आप जो कह रहे हैं कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी किसी से भी बात कर रहे हैं और ये जो बौखलाहट सभी पार्टियों में दिख रही है कि वो क्यों उनके ऊपर हावी होते जा रहा है, कि हर जगह एक ही चीज की तड़प है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ हुआ नहीं है। और ये सभी पार्टियों पे लागू हो रहा है जो कि इसी जातिगत और धर्म की राजनीति करते हुए आए हैं। अदिति जी, अभी यहाँ बात ये हो रही थी कि ये अफसोस रहेगा इस चुनाव के बारे में कि यहाँ पे जो भाषा की जो स्तर है वो भाषा का स्तर बहुत नीचे चला गया। एक बात का अफसोस शायद और होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार लिखते आ रहे हैं, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं टेलीविजन स्टूडियो में कि जब ये शुरू हुआ था कैंपेन और मोदी को विकास पुरुष की तरह पेश किया गया था, इस चुनाव में 2 बातें बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। एक ये कि मोदी जिन पर सांप्रदायिकता का आरोप है वो अपने आप को, वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा एक जो फैक्टर था वो सबसे नया था, वो था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक पार्टी बनी और केजरीवाल। लेकिन चुनाव के अंत तक आते आते हम आज उसी जगह खड़े हैं जहां अब से पहले 2, 3, 4, 5 चुनाव जिस तरह चले गए, आज हम वहीं खड़े हैं। संस्कृत में एक कहावत है, याचको याचकम दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुरायते। एक भिखारी दूसरे भिखारी को देखकर कुत्ते की तरह गुर्राता है। तो मेरे ख्याल से कुछ यही चीज ये चुनाव हमारे सामने दर्शा रहा है। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना। ये शायद उसी स्तर की तरफ इशारा जिसके लिए अलका जी सवाल पूछ रही हैं। हम चलेंगे अरविंद साहब के पास और ये भी समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए, अगर पूर्णिमा जी कहती हैं कि इसके पहले उनकी जाति के बारे में, उनके बैकवर्ड होने के बारे में किसी को मालूम क्यों नहीं था, क्या नरेंद्र मोदी को भी यहां जनरल इलेक्शन तक आते आते आवश्यक लगने लगा कि सिर्फ गवर्नेंस नहीं चलने वाला, बहुत जगहों पर ये मजहब, ये जाति चलेगी, और अगर फिर आखिरकार लोगों को गवर्नेंस देना है तो इन बातों के सहारे ही वो गवर्नेंस दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या मोदी ने वोट के लिए जाति का कार्ड खेला है? लोगों का कहना यह है। जो कुछ भी बोले हैं सत्य बोले हैं, और इस बार वो जो है अवश्य जो है सत्ता में आए। नहीं, जाति का कार्ड बिल्कुल नहीं खेल रहे, बात तो सही है। ये जो युगों युगों की परंपरा तो नहीं है कि गांधी फैमिली हमेशा वहां पे आती रहे और वही उन्हीं का वो अमेठी में उनका वो दबदबा बना रहे, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियंका ने इस तरह की बातें की तो उन्होंने पॉलिटिकल फायदा लिया है, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता है कि कोई जातिवादी का काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो सही है। जाति का कार्ड वो खेल नहीं रहे, जाति का कार्ड खेल रहे हैं ये अदर लोग हैं। जाति का कार्ड खेलना होता तो आज इतने बड़े नहीं होते। नरेंद्र मोदी वो बराबर है, एकदम परफेक्ट इंसान है। ही इज लायबल टू बिकम अ पीएम। मोदी को मुझे नहीं लगता है फिलहाल उनको कोई जाति कार्ड या किसी स्कीम या किसी योजना की जरूरत है, क्योंकि इस समय देश में एक लहर है मोदी की। नरेंद्र मोदी जी बिना किसी जातिगत राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं और वो इसके बिना ही अपनी नैया पार लगा जाएंगे। अरविंद साहब, क्या ये जरूरी हो गया नरेंद्र मोदी के लिए भी, जब गुजरात से बाहर निकलकर वो फिर जनरल इलेक्शंस में खुद की भूमिका और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आए, क्या उनके लिए जरूरी, उनको ये लगने लगा कि बगैर मजहब के जिक्र के और बगैर जाति को उछाले असल में इस देश की चुनावी वैतरणी पार नहीं होती?
देखिए, इलेक्शंस कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स है। और रियल पॉलिटिक्स की हकीकत यह है कि कम्युनिकेशन की कहानी है। पूरा इलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप समाज के अलग अलग सेक्शंस के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार में आते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप, जैसा मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में 48% ओबीसी, 21% दलित, यही सच है। और अगर यह सच है तो आपको इसके साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ओवरनाइट डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं बना सकते, यही हकीकत है। और उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, और मुझे लगता है जब मोदी अपनी जात की बात कर रहे हैं तो वो विशेष रूप से ओबीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का यह भी सच है कि दलित रिलेटिवली एक बहुत होमोजीनियस कम्युनिटी बन गई है और वो बसपा के साथ सिग्निफिकेंटली है। लेकिन ओबीसी का जो 47-48% है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरह हेट्रोजीनियस है और ये पूरा का पूरा एक धड़े के रूप में किसी के साथ नहीं है। इसमें सेंध लगाना रिलेटिवली आसान है और मोदी उसी को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी ने ये आसानी भाग ली है। इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल, और ये रियलिटी है। अरविंद, जैसा आप कह रहे हैं कि ये रियलिटी है, और हम लगातार शुरुआत से दिनेश हम लोग जब यही बात कर रहे थे, और सब लोगों की मत, ये सब लोगों का यही कहना था कि इससे अलग नहीं हो सकते, और अंत तक आते आते ये ज्यादा उभर कर सामने आ गया है। लेकिन सारे कार्ड खेलने के बाद मोदी कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे, ये बात 16 मई को पता चलेगी, या फिर वो कहीं जाकर अटक तो नहीं जाएंगे, ये भी 16 मई को पता चलेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को लगता है जब सारे कार्ड खेले जा रहे हैं और अगर ऐसा कहीं हो गया तो क्या होगा। तो स्टॉप मोदी एक मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट में क्या ऐसा हो रहा है कि विरोधी जो बिल्कुल परस्पर दुश्मन हो वो भी साथ आ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन है जो साथ आ रहे हैं, कौन है जो साथ आ सकते हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करें। इस खूबसूरत कायनात को बनाने और सजाने वाला है अल्लाह। अल्लाह ने ही ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरे समंदर पैदा किए हैं। हरे भरे घास के मैदान, पेड़ पौधे और हर छोटे बड़े जानवर को अल्लाह ने ही पैदा किया है। हम इंसान भी अल्लाह के उसी करिश्मे का नमूना है। हमें जिंदगी का सलीका भी अल्लाह ने ही सिखाया है। अल्लाह के इन करिश्मों की पहचान हमसे पहले के इंसानों को भी थी, तभी तो दुनिया भर के इंसान अल्लाह की इबादत सदियों से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके करम का शुक्र अदा करते हैं। कुछ लोग तो अपने रब से इतनी अकीदत रखते हैं कि अल्लाह के नाम को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और अल्लाह के नाम को ही अपना जेवर बना लेते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए टेलीकार्ट आप सबके लिए लेकर आया है अल्लाह के बाबरकत नाम वाला अमेरिकन डायमंड स्टोन से मुज्जयन खूबसूरत और नायाब 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड पेंडेंट और चेन, जिसे पहनकर आप सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आएंगे। अल्लाह के नाम वाला ये पेंडेंट आपकी खूबसूरती में तो 4 चांद लगाएगा ही, आपकी हिफाजत भी करेगा और आपकी जिंदगी को रहमतों और बरकतों से भर देगा। अल्लाह के बाबरकत नाम वाला ये पेंडेंट आपकी शख्सियत में निखार पैदा कर देने वाला है। इसे पहनने से आपको रूहानी सुकून का एहसास भी होगा। अल्लाह के बाबरकत नाम वाले इस खूबसूरत और नायाब 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड पेंडेंट और चेन का हदिया है महज 2499। और अगर अगले 30 मिनट में ऑर्डर बुक करवाते हैं तो आपको मिलता है एक और पेंडेंट बिल्कुल फ्री। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अभी ऑर्डर बुक करवाते हैं तो आपको मिलता है एक और पेंडेंट बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी कॉल करें और आप भी बन जाएं रहमतों और बरकतों से भरे इस खूबसूरत पेंडेंट सेट के हकदार, सिर्फ और सिर्फ 2499 में। इसमें रब के नाम वाले 2 पेंडेंट सेट 2499 में आपको मिल ही रहे हैं। महज 1100 मजीद अदा कर आप पा सकते हैं रब के नाम वाला एक बेहतरीन खूबसूरत ब्रेसलेट और महबूबे खुदा मोहम्मद जिल्लोलही वसल्लम के नाम वाला 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड और अमेरिकन डायमंड स्टोन से मुज्जयन पेंडेंट और चेन। रहमतों और बरकतों से भरे ये दिलकश, नायाब और खूबसूरत पेंडेंट सेट और ब्रेसलेट आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर
तो नेक काम में देर किस बात की, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें अभी कॉल करें और आप भी बन जाइए इस दिलकश और नायाब पेंडेंट सेट और ब्रेसलेट के हकदार। रोजमर्रा की जिंदगी में भारी भरकम ज्वेलरी पहनना मुमकिन नहीं, लेकिन हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनना तो लाजमी है। और अगर आपका सजना संवरना अल्लाह के बाबरकत नाम से हो, फिर तो सुभान अल्लाह। आज ही अपनी शख्सियत को अल्लाह के बाबरकत नाम वाले इस दिलकश पेंडेंट सेट और ब्रेसलेट से सजाइए। शादी ब्याह हो या कोई भी खुशी का मौका, ये पेंडेंट और ब्रेसलेट आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। अगर आप अपने किसी खास को तोहफा देने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतरीन और पाक तोहफा क्या हो सकता है। इसके जरिए आप दूसरों की दुआओं में शामिल हो सकते हैं। इस पेंडेंट और ब्रेसलेट का डिजाइन बेहतरीन कारीगरी का नमूना है और अगर आप चाहें तो इसे किसी अन्य ज्वेलरी के साथ भी पहन सकते हैं। इसमें आपको रब के नाम वाले 2 पेंडेंट 2499 में मिल ही रहे हैं। महज 1100 मजीद अदा कर आप पा सकते हैं रब के नाम वाला एक खूबसूरत ब्रेसलेट और महबूब खुदा मोहम्मद जिल्लोलही वसल्लम के नाम वाला 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड और अमेरिकन डायमंड स्टोन से मुज़य्यन पेंडेंट और चेन। अल्लाह के बाबरकत नाम वाले इस खूबसूरत और नायाब 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड पेंडेंट और चेन का हदिया है महज 2499। और अगर अगले 30 मिनट में ऑर्डर बुक करवाते हैं तो आपको मिलता है एक और पेंडेंट बिल्कुल फ्री। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अभी ऑर्डर बुक करवाते हैं तो आपको मिलता है एक और पेंडेंट बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी कॉल करें और आप भी बन जाएं रहमतों और बरकतों से भरे इस खूबसूरत पेंडेंट सेट के हकदार, सिर्फ और सिर्फ 2499 में। इसमें रब के नाम वाले 2 पेंडेंट सेट 2499 में आपको मिल ही रहे हैं। महज 1100 मजीद अदा कर आप पा सकते हैं रब के नाम वाला एक बेहतरीन खूबसूरत ब्रेसलेट और महबूब खुदा मोहम्मद जिल्लोलही वसल्लम के नाम वाला 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड और अमेरिकन डायमंड स्टोन से मुज़य्यन पेंडेंट और चेन। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ न रहेगा, रहेगा तो बस अल्लाह का नाम। मोदी को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। लेफ्ट सारे मुद्दे छोड़कर आजकल इसी पर मंथन कर रहा है और इसके लिए पार्टी को अपनी घोर राजनीतिक विरोधी जो ममता बनर्जी, उनसे भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं है। चुनाव नतीजों से ऐन पहले एबी वर्धन ने इसके एक बयान दिया और उसमें इस नए राजनीतिक समीकरण के संकेत मिल रहे। मोदी वो मुद्दा बन गए हैं जिससे हर विरोधी निपटना चाहता है। पार्टियां अपने घोषणा पत्र को भुलाकर मोदी पर मंथन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि मोदी ने सियासी दुश्मनों को एक साथ ला खड़ा किया है। वाराणसी में मोदी को रोकने के लिए एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले अजय राय और मुख्तार अंसारी साथ आ गए तो अब नई दोस्ती की सुगबुगाहट पश्चिम बंगाल में हो रही है। यूं तो ममता और लेफ्ट एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। दोनों का विरोध जगजाहिर है, पर मोदी को रोकने के लिए सारी दुश्मनी भुलाकर गले मिलने की बात हो रही है। पूरा मामला मोदी को बाहर रखने का है। मैं बीजेपी को 165 से 170 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहा हूं। इस तरह वो 210 से ऊपर नहीं जा पा रही हैं। इसीलिए बीजेपी को बाहर रखना है और इसके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। मोदी को रोकने के लिए राजनीतिक खिचड़ी कई जगह पक रही है, लेकिन क्या विरोधियों को मोदी वाकई जीत की दहलीज तक पहुंचते नजर आ रहे हैं? इसीलिए सियासत में एक दूसरे की दुश्मन मानी जाने वाली पार्टियां भी सब कुछ भुलाकर दोस्ती का दांव खेलने के लिए मजबूर हो रही हैं। अब दौर आ गया है जब डीएमके, अन्ना डीएमके, सपा बसपा और वामपंथी मोर्चा और ममता अपने आपसी मतभेद भुला करके चुनाव के बाद जो व्यापक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा है, जिसका गठन हमने 30 अक्टूबर 2013 को किया था, उसको और व्यापक बनाए। सत्ताधारी कांग्रेस भी मोदी को रोकने के लिए कभी प्लान ए लेकर सामने आती है तो कभी प्लान बी। पार्टी में कभी मोदी रोको प्लान के तहत थर्ड फ्रंट के गठजोड़ पर मंथन होता है तो कभी विपक्ष में बैठने की बात। मोदी के मुद्दे ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्या सचमुच इतना असमंजस में डाल दिया है कि कोई भी मंथन कारगर साबित नहीं होता दिखाई दे रहा। समय के लिए दिनेश गौतम।
पूर्णिमा जी ये क्या है? मतलब कभी ये चर्चा हमने कभी नहीं सुनी, बल्कि यही कहा जाता था कि ये कैसे फ्रंट बन जाएगा, अगर ममता वहां होंगी तो लेफ्ट कैसे आ जाएगा, लेफ्ट और ममता साथ कैसे? केसी त्यागी साहब कह रहे हैं वक्त आ गया। त्यागी साहब ने जो बोला वो तो डेस्परेशन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर, मुझे हाईएस्ट ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि ये उनकी तरफ से शायद एक संकेत देना है वोटर्स को कि भाई हम जो बड़ा मोर्चा पोस्ट इलेक्शन बनेगा उसमें हमारी 2-4 सीटें अगर जो बिहार से आती हैं तो हम भी उस मोर्चे के पार्ट होंगे, इसलिए हमको बिल्कुल इग्नोर मत करो। शायद ये उनकी तरफ से एक मैसेज देने की बात कही गई है, क्योंकि ये काफी बड़ा इम्पॉसिबल सा सिनेरियो वो ड्रॉ कर रहे हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके, ममता और लेफ्ट, ये सभी एक मोर्चे में आ जाएं। तो ये शायद उनकी खुद की पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। नहीं, बर्दन साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो हमने देखा नहीं है, उनका बाइट हमने सुना नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल डेस्परेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर की दिख रही है। 170 तक आ सकते हैं बीजेपी के और एनडीए जाएगा 220 तक, तो ऐसे में हम जा सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं ममता के साथ जाने में। लेकिन आप जो कह रही है कि ये जो इम्पॉसिबल सा लगता है, इसको लेके हम अरविंद के पास जाएंगे। अरविंद, ये इम्पॉसिबल हमें लग रहा है, हाँ, लेकिन चलिए उनसे हमारा संपर्क टूट गया। अदिति जी आप बताइए कि इम्पॉसिबल हमें लग रहा है, इम्पॉसिबल है, लेकिन लगातार राजनेता एक बात कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, और ये भी कहते हैं कि राजनीति में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो ऐसे में जब जनता दल की सरकार लेफ्ट और राइट दोनों से समर्थन से चल सकती है, तो इस वक्त क्या है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती? निश्चित रूप से। और मेरे ख्याल से ए.के. एंटनी ने जो कहा था केरल में कि अगर कोई भी हमारे साथ आना चाहता है सांप्रदायिक ताकतों को पछाड़ने में, तो हम उन सब की मदद लेने को तैयार हैं। उस समय लेफ्ट पार्टियों ने उसका भारी खंडन किया था, जोर शोर से खंडन किया था और कहा था कि ये लोगों को एक भुलावे में डालने की कोशिश है। लेकिन मेरे ख्याल से वो समय अब आ गया। अदिति जी, क्या इनको ये फिक्र नहीं है कि इनके अपने स्टेट की वजह से इनका वजूद है और वहां उनका जो घनघोर दुश्मन है उसकी मुखालफत करके ही असल में वो सत्ता में आए हैं? ये ममता पर भी लागू होता है, उधर खैर तो हम देखते ही हैं लेफ्ट और कांग्रेस आपस में आमने सामने होते हैं, ये फिर भी विभाकर साहब ये बातें क्यों कही जा रही? देखिए, मेरे ख्याल से जहां जैसे अभी अदिति जी ने बोला, सबसे पहले आवाज आई केरल से, जहां पे बीजेपी का कोई वजूद नहीं है आज तक, कम से कम हम लोग की नजर में उनका कोई वजूद नहीं है। दूसरी आवाज बर्दन साहब देते हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाने की बात करते हैं। बंगाल में भी अभी तक जहां तक हम लोग जानते हैं कि पिछली दफा अगर उनके पास सीटें आई थी वो तृणमूल बीजेपी की, तृणमूल के साथ जब वो मिलकर चुनाव लड़े थे तो उनके पास सीटें आई थी। पिछली बार ऑफकोर्स दार्जिलिंग से जसवंत सिंह साहब जीते थे, लेकिन उनका वहां भी कोई वजूद नहीं है। अब ये त्यागी साहब कहते हैं कि जी डीएमके और एआईडीएमके भी मिल जाए। तमिलनाडु में भी मैं नहीं जानता कि कभी बीजेपी का कोई वजूद है जब तक कि वो एआईएडीएमके के साथ या डीएमके के साथ नहीं लड़े हैं। तो ये बताता है कहीं न कहीं कि कुछ जमीन पर हो रहा है और हर जगह हर पार्टी की अपनी जो धरातल जो है वो जमीन अपनी खिसकते हुए दिखते हुए उनको नजर आ रहा है। और ये डेस्परेशन निश्चित तौर से है कहीं न कहीं पे, उसमें इनके रोड़े अटकाने का काम राहुल जी कर दिए। अब खुर्शीद साहब बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि हम तीसरे मोर्चे के साथ बनने को तैयार है, लीडरशिप उनकी हो सकती है, उसके साथ भी काम करने को तैयार हैं। फिर उसके एक दिन के बाद बदल रहे हैं ना, बयान नहीं, पार्टी के लोग बदलते, क्योंकि राहुल गांधी ने उसको नहीं माना। इसमें एक चीज हम लोग ऐड कर दें, कल बंगाल में भी वोट डलने हैं, तो वर्धन जी का थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देख लेना होगा कि लेफ्ट अपने आप को रेलिवेंट रखने की बड़ी डेस्परेट कोशिश में है, और अगर वो बिल्कुल आइसोलेटेड दिखाई देंगे तो शायद वो वोट लेकिन ममता जी की तरफ बिल्कुल स्लिप हो जाए, जिसको हम चुनाव के बाद। फैसल, चलिए आप बताइए। आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं वापस एक बार, क्योंकि कनेक्शन कट ना जाए इसीलिए हम अरविंद से तब बात नहीं कर पाए थे, तो एक बार वहां से बात करें फिर लौटते हैं आपके पास। अरविंद, ये बात हो रही है कि चुनाव के बाद अब इस तरह के सिग्नल, केसी त्यागी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी को रोकने के लिए सबको साथ आ जाना चाहिए, लेफ्ट को और जो है तृणमूल कांग्रेस को भी साथ आ जाना चाहिए। ये जो डेस्परेशन एक हो रहा है कि स्टॉप मोदी, मोदी को किसी भी तरह करके रोकना, इस डेस्परेशन में जो फेंस सिटर्स पार्टीज हैं, आपको लगता है कि इस वक्त वो मंथन में जरूर शामिल होंगी कि मोदी रोको और साथ आ सकते हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद इन्हीं में से कई पार्टियां मोदी अगर जीतते हैं तो साथ में भी आ जाएंगी मोदी के? देखिए, 3 बड़े सच दिख रहे हैं। पहला सच ये है कि मुझे 20 साल में याद नहीं पड़ रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इलेक्शन को इस तरह प्रभावित किया है जिस तरह नरेंद्र मोदी ने किया है। दूसरा सच यह है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी की प्रेजेंस सिर्फ मोदी की वजह से तमिलनाडु में क्रिएट हो जाती है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेनिंग करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो अगर लेफ्ट का रिएक्शन आ रहा है तो कहीं घबराहट है कि ऐसा ना हो जाए कि
तीसरा बड़ा फ्रंट वेस्ट बंगाल की राजनीति में खड़ा हो जाए और इसी तरीके की घबराहट की संभावना तमिलनाडु में है। वो हो सकता है आज ये बड़ी संभावना ना हो, लेकिन इस संभावना की शुरुआत हो चुकी है और उसी को वो बिल्कुल निपिंग इन द बड वाली कोशिश शायद दिखाई पड़ रही है। लेकिन फैसल और तीसरा सच ये है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ये जो छोटी पार्टियां हैं ऑलरेडी नेगोशिएशन में है बीजेपी के साथ, शायद उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं है और कुछ अलायंस ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। ये जिस तरह का एका दिखाई दे रहा है या एका की बातें हो रही हैं, इस चेहरे को डिवाइसिव कहने की जगह बल्कि ये कहना चाहिए कि तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक साथ लेकर आ रहा है जो कभी एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एकदम लेकिन यहां भी ये ध्यान में रखिए कि ये कहीं ना कहीं एकदम डेस्परेशन दिख रहा है। उनको रोकने का डिस्प्रेशन हो, उनको सत्ता में आने का डिस्प्रेशन हो, या उनके जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी जमीन बचाने का डिस्प्रेशन हर तरफ दिख रहा है। लेकिन यहां ये बात एकदम याद रखिए कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि सब एक साथ आ जाएं। अगर सपा और बसपा एक साथ आ सकती है तो डीएमके और एआईडीएमके भी एक साथ आ सकती है। संभव नहीं है। सपा और बसपा ने मिलकर के यूपीए सरकार को सपोर्ट किया था, तो नहीं बिल्कुल किया। वही समझेंगे कि दोनों साथ थे, लेकिन इस पर फैसल हमारे कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी कि एक विड्रॉ करेगा तो सरकार नहीं गिरेगी, चाहे जो भी हो वजह चाहे जो भी हो। लेकिन जो बात प्रोफेसर अरविंद साहब ने कही कि वहां पे एक चीज ये दिख रही है कि तमिलनाडु में जिस तरह से अलायंस करके वो अपनी जगह बना रही है, विभाकर ने भी उस तरफ इशारा किया कि वेस्ट बंगाल में भी उनकी जगह बन रही है। तो मुझे ये लगता है कि क्या जयललिता जो अभी तमिलनाडु में बाइपोलर पॉलिटिक्स देख रही है, एआईडीएमके और डीएमके, वो दोनों मिलकर के किसी तीसरी पार्टी को वहां पर उभरने का मौका देंगी? मुझे लगता है कि दोनों मिलकर के ये कोशिश नहीं होने देंगे। लेकिन आप कह रही थी कि ये नहीं संभव, आपने ये रिएक्ट किया था ना कि मेरा एक तमिलनाडु में ये संभव नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है? लिमिटेड पॉइंट है कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो सकता है। कारण इसके बहुत सारे हैं। एक तो दोनों पार्टीज एडीएमके और डीएमके दोनों का स्ट्रक्चर दूसरा है। हमारी इधर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरह नहीं है। दोनों बहुत स्ट्रिक्टली कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं, और जब कार्डर्स को ये लगेगा कि हम जाके उन्हीं लोगों से समझौता कर रहे हैं जिनसे कल तक हम लड़ते थे और एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकते थे और एक दूसरे का गला काटते थे, तो ये उनको गवारा नहीं होगा। एक पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी रहना ही तो ये तो लेफ्ट और तृणमूल पर भी लागू है। नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, लेफ्ट में केवल वर्धन साहब ऐसी बात बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है। प्रकाश कारत इतना कह रहे हैं केवल, जोड़ रहे हैं विभाकर जी आपकी बात। नहीं, मैं बिल्कुल सीख रहे हैं। वर्धन साहब का एक तो सीपीआई का पश्चिम बंगाल में कोई बेस नहीं है, क्या बात करते हैं? बड़ा फैक्टर, बड़ा तो सीपीएम है। बिल्कुल। तो अगर वर्धन साहब कोई चीज बात कर रहे हैं तो उसका कोई आज की तारीख में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि लेफ्ट के भीतर तो खुद ही एक आ नहीं रहा है। आरएसपी जो उनके एक बड़ा घटक, अगर उस हिसाब से देखें, वो तो लेफ्ट फ्रंट है। अकेले दम पे उनसे भी नहीं होता। उनमें ही जब एका नहीं रहा है, वो अलग। विभाकर साहब, ठीक है, ये एका होने की बात नरेंद्र मोदी को कैसे परेशान करती होगी या नहीं, वो अलग बात है। ये कांग्रेस इसको कैसे देखती होगी, ये एक आ जाने की बात को? दरअसल मेरे ख्याल से ये अगर एक आने की संभावना, जितनी बड़ी बात जो त्यागी साहब ने कही और वर्धन साहब ने जो कहा है, मुझको नहीं लगता, जितनी भारत की राजनीति को मैंने पढ़ा, देखा, जिया है, उसमें मुझको नहीं लगता कि इसकी संभावना है। फैजल साहब ने जरूर कहा कि 1993 में सपा और बसपा एक साथ थी, उसके बाद गंगा और यमुना से बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। सरकार को भी दोनों ही सपोर्ट दे रहे थे। यूपीए सरकार को बाहर से सपोर्ट करना, वैसी व्यवस्था हो जाएगी। अंदर सपोर्ट करेंगे, बाहर से करेंगे। अगर जो डेस्परेशन है, और डेस्परेशन में नहीं, आप ही की बात कह रहे हैं। डेस्परेशन का मतलब है कि इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि आप बीच चुनाव में जो आपका स्ट्रांग बेल्ट है, 33 सीटों पर भी चुनाव होने हैं, और उस समय जब आप ये बात कर रहे हैं, अगर वहां पे सेंध लग रही है तो आप कहीं उस पर नहीं गए। 5 और 7 सीट लेके और 10 सीट लेके आप क्या करेंगे? ये जो दिनेश ने भी बात कही थी कि क्या ये चेहरा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो तोड़ने वाला है, ये बिल्कुल कम से कम ये कामयाबी भी है इनकी, नरेंद्र मोदी की, कि उनके नाम पर जो उनके विरोधी वो जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दिनेश एक सेकंड का, ये जो बोल रहे हैं ना, पार्टियों के तरफ पे जो जोड़ने की बात कह रहे हैं कि पार्टियां जुड़ रही, वो सिर्फ नहीं हो रहा है। जातियां जुड़ रही है, शहर और गांव जुड़ रहा है, और इसी वजह से इन सारी पार्टियों के भीतर में खलबली मची हुई है। वो विभेद जो था वो
खत्म होते हुए दिख रहा, नहीं तो ये जातिगत पूरा भारत एक जुड़ रहा है क्या? जाति भी, शहर भी, गांव भी। अलका जी, हम 16 तारीख को डिस्कस करेंगे। अभी जो दिनेश जी ने अभी कांग्रेस की बात उठाई थी कि कांग्रेस के में क्या रिएक्शन होगा, हम उस पर देखें। कांग्रेस में 2-3 तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक, अहमद पटेल ने कभी इंडिकेट कर दिया कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, फिर राहुल गांधी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो वो अपना एक, मेरे ख्याल से प्लान बी, सी, डी जो भी वो मान के चल रहे हो, वो अपने दिमाग में खाका तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है एक ऐसी नौबत आए कि इन पार्टियों का एक गठबंधन बने और उसको कांग्रेस सपोर्ट कर दे, या तो बाहर से करे या अंदर से पार्टिसिपेट करते हुए सपोर्ट करे। और अगर उस तरह के सिनारियों की संभावना है तो वो इस बार बहुत स्ट्रांग संभावना है। दरअसल आप जो कह रहे थे कि बाहर से भी सपोर्ट दे सकते हैं, कोई भी ग्रुप बने, अब मतलब नतीजों के बाद सब उसको इस तरह से पढ़ेंगे। बाकी जो मोदी वर्सेस रेस्ट तो हो ही गया, कि जो रेस्ट है वो देखें किसके कितनी सीटें आ रही हैं और उन सब में आपस में जोड़ के कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है, अंदर से रहकर बाहर से सपोर्ट करके, और उस पर काम होगा। शायद ये बात सोच के कांग्रेस भी खुश है। बिल्कुल खुश है। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा अगर लूजर कोई हो रहा है जो वो बरसर इख्तियार जो पार्टी है, जो पार्टी इन पावर है, वो हो रही है कि 10 साल की जो सत्ता है वो उनके हाथ से निकल रही है। अगर छूटती हुई सत्ता की कुछ भी चीज वो पकड़ पाते हैं, चाहे जिस जरिए से पकड़ लें, तो वो तो उनकी कोशिश होगी। वो भी डेस्परेट है, इसमें कई दो राय नहीं। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर मोदी आ गए तो शायद 10, 12, 20 साल तक बिल्कुल बाहर हो जाए। ये रीजनल छत्रप्स कहलाते हैं, इनका वजूद अपने क्षेत्र की सियासत की वजह से, और वहां ये जिसके खिलाफ कट्टर दिखकर लोगों को पोलराइज करते हैं, अपनी तरफ लाते हैं और वोट लेते हैं, क्या अगर उससे केंद्र में हाथ मिलाते हुए सरकार बनाते हुए दिखेंगे तो वहां इनकी, जहां इनकी जड़ें हैं, क्या यहां बचे रहेंगे? आपसे जानेंगे। लेकिन मोदी को रोकने के लिए ममता और लेफ्ट क्या साथ आ सकते हैं? जनता का जवाब। मुझे नहीं लगता ये मिल सकता है, बिकॉज अगर ममता बनर्जी मिलेंगे लेफ्ट से, देन शी विल बी इन डीप ट्रबल इन वेस्ट बंगाल। लेफ्ट के साथ तो कभी नहीं मिलेंगे। अब उनका अपना मत है, अब कुछ भी करें, लेकिन लेफ्ट के साथ मिलने का तो कोई चांस नहीं है। नहीं, कोई इम्कान नहीं है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है। मिल सकती है, हो सकता है, 99% हो सकता है। ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है। ठीक है, आ सकते हैं। ममता जी का तो राजनीति का इतिहास रहा है। ममता खिलाफ भले हैं पर अंदर से नरेंद्र मोदी के साथ है। तो अभी ब्रेक में यहाँ ये चर्चा हो रही थी कि कौन साथ आ सकता है और कौन साथ नहीं आ सकता। अभी हम अरविंद से बातचीत शुरू करते हैं। अरविंद, ये जो जितने भी इनको हम फैंस सीटर कहें, छोटी पार्टियां कहें, या राज्यों में एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां कहें, कौन सी पार्टी साथ आ सकती है और कौन सी है जो आप कहेंगे कि किसी भी कीमत पर, कितनी भी डेस्परेशन में एक साथ नहीं आ सकती अगर रेस्ट ऑफ ऑल बन गया और मोदी के अगेंस्ट कोई मोर्चा बनता है? तो देखिए, पहला सच तो यह है कि किसी ने अभी तक जिनकी बात कही जा रही, किसी ने इंडिकेट नहीं किया कि साथ आ रहे हैं। मेरा मानना है कि लेफ्ट और ममता बिल्कुल साथ नहीं आ सकते, एआईडीएमके, डीएमके बिल्कुल साथ नहीं आ सकते, और सिर्फ जैसा अभी था जहां सरकार गिर नहीं रही थी, ऐसी स्थिति छोड़ करके सपा बसपा भी साथ नहीं आ सकते। नहीं, लेकिन आप ये जो मैं इसको समझना चाहूंगी, थोड़ा सा और समझना इसको चाहेंगे कि इसका साथ आने का मतलब ये नहीं, साथ आने का क्या ये मतलब भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट कभी साथ नहीं आ सकते, लेकिन जनता दल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि एक तरफ से डीएमके का एक धड़ा सपोर्ट कर रहा हो, एक फ्रंट वो बन जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी कहें, और एक तरफ से एक और फ्रंट जो बन जाए, वो दोनों किसी बीच में किसी एक को प्रॉप कर दें? देखिए, बीच में प्रॉप कर, देखिए अगर कोई धड़ा बनेगा तो वो कांग्रेस एंड सेंटर के अलावा कोई तीसरी संभावना तो है ही नहीं। अगर छोटी मोटी संभावना है तो कांग्रेस लेड कोalition हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि पिछली बार जो हुआ वहां बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनने की संभावना ही नहीं थी। यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी, एनडीए बिल्कुल संभावना जो दिख रही है बिल्कुल 272 के आसपास होगा, संभवतः 30 सीट शॉर्ट होगा। ऐसी स्थिति में पार्टीज को एक फ्यूचर दिख रहा होगा। जहां कोई दूसरा फ्यूचर ही नहीं दिखेगा वहां ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। वैसी संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। लगभग अगर ये होता है तो इंटरेस्टिंग ये, और साल में बहुत इंटरेस्टिंग और यहाँ विभाकर साहब अभी जब हम ये रिपोर्ट दिखा रहे थे और जनता से बातचीत दिखा रहे थे, फैसल साहब ने कहा देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी मुमकिन है। तो विभाकर साहब ने कहा फिर तो मुमकिन यह है कि एनडीए छोड़कर गया हुआ जेडीयू वापस आ जाए,
फिर तो मुमकिन और भी कई सारी ममता आ सकती है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि सीपीआई जिससे वर्धन साहब का सरकार है, 1967 में बिहार में जो सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, जनसंघ के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया था और दोनों के मंत्री भी हुआ करते थे। तो संभावनाएं तो अपार है। लेकिन उसके पहले जो फैजल साहब ने शुरुआत में एक बात की थी कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, कि जो बात चल रही है, दरअसल एक बुनियादी सच है कि ये चुनाव की जो राजनीति है, जिसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, ये सत्ता के लिए ही होती है। बिल्कुल। और आप चुनते भी हैं किसी एक दल को या किसी व्यक्ति को, जो भी आपका नुमाइंदा होता है, कि उसको सत्ता में आप काबिज करना चाहते हैं। ये आपकी सोच होती है और इसी के लिए करते हैं। तो सत्ता के लिए ही तो हो रहा है, इसमें कहीं पे किसी तरह एक चीज हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि जितने लोग कांग्रेस से दुखी हैं वो लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी में जा रहे हैं वोट डालने। हम इस चीज को क्यों भूल रहे हैं कि लोग बीजेपी और कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव भी चाहते हैं और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। तो अगर वो ऑल्टरनेटिव इन दोनों से बड़ा दिखाई देता है, तो अगर कांग्रेस उसको सपोर्ट कर देती है तो उसमें कहीं पे कोई लाइटर वे में जो आपने कहा ना, जिनको इन दोनों से नजर आती है और किसी और कोई तीसरा नहीं, उनके पास एक विकल्प इस पर इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, नोटा का, और उसका शायद उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। नहीं हो सकता है वो दूसरी पार्टियां जो फ्रेम में है दिनेश, ये भी खूबी है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम ही कोई पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए और कोई एक बहुत बड़ा धड़ा आ जाए। हमने जितने अभी तक 62 साल की राजनीति में देखा है कि कहीं ना कहीं 2-3 धड़े रहते हैं और जो एक सेक्युलर जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर वाद विवाद भी होता है, वो भी एक साइड रहता है और वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप एक थर्ड ऑल्टरनेटिव को रूल आउट नहीं कर सकते। उसके सेंटर में कौन रहेगा, उसके बैक पे कौन रहेगा, ये आप वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम मान लें तो फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर हम 300 से ज्यादा सीट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी टाइप के लीडर को, जिनका इतना बड़ा स्टेचर और जिस तरह की बात हम लोग करते हैं, उनको फिर क्या जरूरत थी इस तरह की राजनीति करने की और रियल पॉलिटिक्स में जाने की। कहीं ना कहीं सब लोग हर आदमी 1, 2, 4 सीट जितनी जोड़ सकता है जोड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा बढ़कर ऑप्टिमिज्म नहीं है? जो थर्ड फ्रंट का हाल हमने पहले देखा है, एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की चर्चा और उसमें ये ऑल्टरनेटिव वाली बातें, ये ठीक है कि इस समय ये कल्पना, वो पत्थर तो उछालो यारो वाली बात है, लेकिन वो पत्थर तो 2 किलोमीटर तक ऊपर भी नहीं जा रहा है। देखिए, इस समय मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि ये पूरी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है कि ऑपोजिशन के स्पेस को कैसे डोमिनेट किया जाए। अब ऑपोजिशन में ही लालू जी भी है, ऑपोजिशन में ही जनता दल यूनाइटेड भी है, ऑपोजिशन में ही कांग्रेस भी है। अब उसमें सबसे पहले कौन बोलता है ताकि बाकी बाहर हो जाएं? मुझे नहीं लगता कि लालू जी और जनता दल यूनाइटेड एक ही तरफ होके दोनों मान लेंगे कि हमें एक सेक्युलर ऑल्टरनेटिव को सपोर्ट करना है। वो तो एक दूसरे को सेक्युलर नहीं मानते हैं। पूर्णिमा जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा ये है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि उसके पास कुछ भी आ जाए, तो क्योंकि वो तो जाहिर है। लेकिन बाकी लोगों को भी वो भी सब आगे की राजनीति अगर सोचें तो उनको भी लगता होगा कि अगर मोदी एक बार आ गया तो जिस तरह का पूरा इस चुनाव में देखा है, तो बाकी पार्टियों को भी लगेगा कि तो कांग्रेस ही नहीं, हम भी कई इलेक्शन तक शायद साफ हो जाए। नहीं, हर किसी को अपने एक वजूद की चिंता तो है ही ना, अपनी पॉलिटिकल टर्फ को बचा के रखना ही है। और वो पॉलिटिकल टर्फ सत्ता में रह के बेहतर बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप 20 साल तक बाहर हो जाए सत्ता से, तो उसमें खामियाजा कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज है कि आप 10 साल तक कोई जो राजनीति होती है और जो देश की जनता की कहीं पे भी जो आकांक्षा होती है कि जो सत्ताधारी दल है और उसके साथ के जो सहयोगी हैं, विपक्ष की जो राजनीति, विपक्ष में जितने लोग हैं, जनता अगर सरकार के खिलाफ या समर्थन में, खिलाफ में अगर करने की बात होती है, तो उन सारे विपक्षी दल के जो लोग हैं, उन लोगों को दिखना चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बार अगर आप ये देखेंगे कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थीं, वो सरकार के खिलाफ कम, अपने एक और विपक्षी जो बड़ी पार्टी थी उसके खिलाफत करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। तो जनता को यह लग रहा है कि यार महंगाई की मार तो कांग्रेस ने दी थी, लेकिन ये बीजेपी पे क्यों वार कर रहे हैं? भले ही वो बीएसपी का सपोर्टर हो, मे बी वो सपा का हो, आरजेडी का हो, तृणमूल का, कहीं का भी हो, जो बुनियादी जो परेशानियां जिसकी वजह से अगर एंटी इनकम्बेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको उस पार्टी के खिलाफ नहीं करते हुए, उसी के लिए तो सांप्रदायिकता जैसे आरोप गढ़े गए हैं। नहीं, आरोप कहें या सच्चाई कहें, वो ये तो राजनेताओं को जिस रियल पॉलिटिक्स में आप कहते हैं कि जातीयता लाई गई है, उसी तरीके से ये भी लाया गया। उसका कोई, मैं पहले भी कहता हूं, इसका कोई वजूद नहीं है। मैंने आज भी ये बात अपने पोस्ट पे भी लिखी है।
मैं जब छोटा भी था तो मैं कहता भाई जिसके साथ खेलता कूदता कुछ भी करता था, मैंने नहीं किसी ने मुझे, न किसी टीचर ने मुझे समझाया, ना कभी किसी राजनेता ने मुझे समझाया कि जब अगर कोई आते हैं, मेरे रहमान चाचा आया करते थे तो उनको आदाब करना है, मैं आदाब किया करता था। मैं जिनके साथ वो शायद नहीं, लेकिन क्या अगर ये एक शिगुफा है और वो इसलिए कि अपनी पॉलिटिकल टर्फ बचानी है, और वो तब हो सकता है जब आप सत्ता में काबिज होते हुए किसी एक संभावना में नजर आए, क्या इसलिए किया जा रहा है अरविंद साहब? और क्या इससे असल में वो हो सकता है जो चाहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से, जो इस तरह की एक लगभग नामुमकिन बात को कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये एक नया प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश है पोस्ट इलेक्शन, और पोस्ट इलेक्शन अगर ये सारे साथ रहेंगे तो इनकी संभावना है, जैसा कि और लोग भी कह रहे हैं, इसकी संभावना बढ़ जाती है। बाकी मुझे ये कोरी कल्पना लग रही है, खासतौर पर अगर जेडीयू कह रहा है, आज स्थिति यही दिख रही है कि कुछ एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि जेडीयू शायद 6-7 सीट पे सिमट जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सभी पार्टीज में घबराहट है, सबको कहीं ना कहीं चैलेंज दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी का चैलेंज दिख रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सपा बसपा हो, चाहे एआईडीएमके हो। पहली बार एआईडीएमके को इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट तमिलनाडु में निकालना पड़ा, बीजेपी की कमियों को गिनाते हुए, नरेंद्र मोदी की कमियों को गिनाते हुए। यह अपने आप में दिखा रहा है कि घबराहट तो है, और शायद लेफ्ट पार्टीज की और कुछ अन्य की कोशिश है उस घबराहट पर कैपिटलाइज करने की। अभी आप जब ये बात कह रहे थे 6 सीटें जेडीयू की, तो विभाकर साहब ने ऐसा निशान बनाया, पहले मुझे लगा शायद उनके लिए विक्ट्री का निशान है, फिर उन्होंने इसको क्लियर किया ही नहीं है, 2 सीटें भी हो सकती हैं। अब तो बात ये हो रही है कि 2 ही तक समझ जाए। आइए आज वो तो मेरे ख्याल से 16 कोई हम देखें कि कितनी निष्कर्ष की तरफ बढ़े। आए फैसल साहब, शुरुआत आप। दिनेश, मैंने जैसा कहा कि ये डेस्परेशन में हो रहा है पूरा इलेक्शन, हर पार्टी डेस्परेट है, तो ये सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हर तरफ से यही एक चीज है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, चाहे जात पात की राजनीति करनी हो, लफ्जों की राजनीति करनी हो, उसको गिनाना हो, मुद्दों को किनारे रखूंगा, हर चीज को छोड़ दूंगा, लेकिन कुर्सी अगर आनी है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, और जो लोग वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वो भी उसको कहीं ताक पर रख करके कुर्सी के लिए फिलहाल कोई भी कुछ भी करेगा। मेरा भी बहुत कुछ इनसे मिलता जुलता ही आज का निष्कर्ष है। सारी चीज है, सारी लड़ाई कुर्सी के लिए तो हो रही है, तो ये किस्सा कुर्सी का, और उसमें हर कोई हर तरह का हथकंडा अपना रहा है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे और कुछ हो, तो किस्सा कुर्सी का है, चलता रहेगा। 16 तक हम इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे, सारे कार्ड खेल दिए जाएं। दरअसल 2 हिस्से में हमने देखा एक चीज को। शुरुआत का पहला जो हिस्सा था इस निष्कर्ष वाले प्रोग्राम का आज का, कि प्रियंका गांधी की एक बोल से निकला था, जो उन्होंने कहा था कि नीची राजनीति करते, और दूसरा कि बर्धन साहब और त्यागी साहब के बोल थे कि भाई किसी भी तरीके से मोदी को रोको, और ये क्या पे सच्चाई है नहीं होती है। तो मेरा इन दोनों की भाषा पे और जिस तरीके से बताया कि कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अदिति जी, मेरे ख्याल से एक हर चुनाव का एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सत्ता, और सत्ता पर पहुंचने के लिए आप बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं, और सत्ता प्रकारांतर से उतनी ही विपक्ष की सत्ता होती है जितनी सत्ताधारी पार्टी की होती है। कुल मिला के बहुत ज्यादा इसमें जोर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आपको साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन यहां पर साधु से केवल उसकी जात पूछ रही है। जाति ही पूछो साधु की। अरविंद साहब, देखिए, रियल पॉलिटिक्स है, और इसमें इलेक्शन पूरा इस बात पर हार जीत होगी इसमें कि कौन जनता के साथ कितना कनेक्ट कर पाता है। और हिंदुस्तान का अनफॉर्चुनेट सच है, जाति सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है, सब इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच है। रियल पॉलिटिक्स, इस रियल पॉलिटिक्स की रियलिटी यह है कि ये रियल इश्यूज से कहीं कोसों दूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और जिस नीति से राज हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस वही राज है इस बार की राजनीति का। बहुत धन्यवाद हमारे साथ मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, और आज निष्कर्ष में इतना ही।